नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की छुई बात और फसक समेटे हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। नया साल आने को है और उत्तराखंड में ये साल चुनावी धमक के साथ आ रहा है। निकाय चुनावों के लिए नामांकन हो रहे हैं और क्या बकी बात के हो रहे हैं। प्रदेश के नगरों और महानगरों की सड़कें इन दिनों चुनावी रणबांकुरों से पटी पड़ी हैं, जो एक एक बाइक पर चार चार सवार होकर निकल रहे हैं। हेलमेट नाम की वस्तु इन नरमुंडों में खुजाना मुश्किल है, लेकिन एक जादुई टोपी या गमछा इनके पास जरूर होता है, जिस पर अमूमन कांग्रेस का हाथ या भाजपा का कमल छपा होता है। इस टोपी और गमछे का जादू ऐसा होता है कि इसे लगा लेने के बाद पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी भी बाइक सवार का चालान नहीं काट पाता। लेकिन ये पूरा दृश्य एक कमाल का पैराडॉक्स रचता है। नियम कानूनों और व्यवस्थाओं को पूठ मूड़ कुचाता हुआ ये जनसमूह शहरवासियों को ये विश्वास दिलाने के लिए निकला होता है कि उनका नेता जीता तो बल शहर की सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। वे तब वैसे चुनावों का मौसम वो शुभ मुहूर्त भी लेकर आता है जिसमें नेताओं के इतने पाप धुल जाते हैं जितने कुंभ में गंगा स्नान से भी नहीं धुलते। तमाम दागी बागी अभागी निर्भागी चुनावी समर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में फाल मारते हैं और उनके 100 खून माफ हो जाते हैं। ये दौर मास कन्वर्जन का दौर होता है, जहां थोक में नेता बदले जाते हैं। अब प्रदेश भाजपा की ये पोस्ट ही देखिए। महेंद्र भट्ट जी ने बल राष्ट्रहित सर्वोपरि विचारधारा से प्रेरित होकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों, पूर्व प्रत्याशियों, पार्षदों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। किसने सोचा था कि मोदी जी जब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते थे तो उनका आशय ये होता था कि एक एक कर सभी कांग्रेसियों को झाड़ पोंछ कर भाजपा में मिला दिया जाएगा। राष्ट्रहित के नाम पर कांग्रेसियों को भाजपा में लाना ठीक वैसा ही है जैसे ये कहना कि शराब एक सामाजिक बुराई है, चलिए इसे जड़ से मिटाते हैं, एक बोतल आप निपटाओ बाकी हम निपटाते हैं। वैसे भाजपा कांग्रेस में ये अदला बदली अब इतनी आम बात हो चली है कि जनता ने भी इसे पचा लिया है और अब तो सवाल उठाने तक बंद कर दिए हैं। यहाँ श्रीनगर में भाजपा ने आशा उपाध्याय को रातों रात पार्टी ज्वाइन करवाकर मेयर का टिकट थमा दिया, तो उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने भाजपा नेता भैरव गोस्वामी को रातों रात अपना बनाकर चुनाव के लिए रपरपा कर दिया। गंगाधर ही शक्तिमान है वाली राजनीति अब इस प्रदेश की राजनीति का न्यू नॉर्मल हो चला है। वैसे टिकट बंटवारे की घमासान में देहरादून नगर निगम के प्रत्याशियों ने कई लोगों को चौंका दिया। यहाँ भाजपा ने सौरभ थपलियाल और कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को मेयर प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही नेता डीएवी में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और दोनों की यूएसपी ये बताई जाती है कि वे दोनों ही निर्विवाद रहे हैं, यानी साफ छवि के व्यक्ति हैं और सिर्फ धनबल के जोर पर टिकट पा जाने वाले चलन का एक अपवाद है। ऐसे लोगों को टिकट देना दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक अच्छी पहल कही जा सकती है। वैसे इन नामों ने सबको इसलिए भी चौंकाया क्योंकि टिकट लौंफियाने की कतार में कई कथित दिग्गज भी अपनी अपनी पार्टियों की ओर मंगत्या की टक्क सी नजर बनाए हुए थे। इन तमाम नामों में निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का नाम भी शामिल था, जिनकी स्थिति को इन दिनों बॉलीवुड का वो गाना खूब बयां करता है कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, पर सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। क्योंकि दुनिया तमाम के पाप और भ्रष्टाचार के आरोप तो भाजपा में आते ही धुल जाते हैं, लेकिन भाजपा में रहते हुए जिस पर आरोप लगें उसे किस वॉशिंग मशीन में कुचाया जाए। वैसे इस तरह के आरोप वाले नेताओं को भाजपा में दाग अच्छे हैं कहकर बनाए भी रखा जा सकता है और मौजूदा मंत्रिमंडल में तो ऐसे कई नाम शामिल भी हैं। लेकिन गामा जी पर इस बार पार्टी देनी नहीं हुई तो उसके पीछे छुयालों का सबसे बड़ा तर्क यही बताया जा रहा है। प्रदेश का एक अन्य नगर निगम भी इस बार खूब सुर्खियों में रहा है, जहां आरक्षण की जक बक बिजाबात की हो गई थी। ये हल्द्वानी नगर निगम है, जिसकी कहानी सुनाते सुनाते इन दिनों फसकबाज कम से कम 4 प्याले चाय के सुड़का दे रहे हैं। फसक ये है कि भाजपा के 2 गुटों ने यहाँ आपस में ही सिंग पलिया रखे हैं। इसी तनातनी में पहले ये सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हुई और भाजपा के एक गुट ने व्यापारी नेता नवीन वर्मा को पार्टी ज्वाइन करवा दी। तब खबर उड़ी कि वर्मा ही अब इस सीट से भाजपा के प्रत्याशी होंगे। छुयाल बता रहे हैं कि भाजपा नेता गजराज सिंह बिष्ट को किनारे करने के लिए ये सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन अब खमाछा वाली स्थिति तब हुई जब उन्हें पता चला कि गजराज सिंह बिष्ट खुद भी ओबीसी हैं और उन्होंने इस सीट के आरक्षित होने के बाद भी अपनी दावेदारी ठोक दी। फिर इस सीट को सामान्य किया गया, लेकिन गजराज बिष्ट की दावेदारी ज्यों की त्यों बनी रही।
अब फसक है कि सांसद त्रिवेंद्र रावत और भगत सिंह कोश्यारी ने उनके लिए जबरदस्त पैरवी की, जिसके चलते अंततः टिकट उन्हीं की झोली में गया। यहां उनके सामने कांग्रेस के ललित जोशी हैं। वैसे आरक्षण की इस बहस में उस सीट की चर्चा अब सिरे से गायब हो गई है जो कुछ समय पहले तक खूब चर्चाओं में रही थी। ये सीट है विकासनगर की, जहां एसटी आरक्षण के लगने के बाद भाजपा नेता मुन्ना सिंह चौहान ने खूब घपरोल मचाया था। उनका कहना था कि इस सीट को अगर सामान्य नहीं किया गया तो वो कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन कोर्ट तो छोड़िए, वो फकोट और नकोट तक भी नहीं पहुंच पाए और चुपचाप इस मामले में बौग मार गए। अब चुगलैरों के अनुसार उनका बयान असल में बैकफायर कर गया था, इसलिए उन्होंने अपने दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की कविता न दैन्यम न पलायनम को किसी और मौके के लिए सुरक्षित रखा और इस बार वो सुरुक करके सीन से बाहर हो गए। इन चुनावों में ऋषिकेश नगर निगम सीट भी खूब चर्चाओं में है, जहां पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर भाजपा ने शंभू पासवान को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने दीपक जाटव को। ऐसे में कई संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि दोनों पार्टियों में से किसी ने भी पहाड़ी मूल के व्यक्ति को मौका क्यों नहीं दिया। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ये सवाल उठाने वालों में प्रमुख है, जिसका कहना है कि ऋषिकेश में पर्वतीय मूल के निवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उपेक्षा की गई है। समिति ने यहाँ दिनेश चंद्र मास्टर जी का समर्थन किया है। दिनेश चंद्र टिहरी की भरपूर पट्टी के खरसाड़ी गांव के निवासी हैं और पिछले 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के समर्थन से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। संघर्ष समिति का कहना है कि हम लंबे समय से मूल निवासियों के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन दोनों मुख्य दलों का गैर पहाड़ियों को टिकट देना बताता है कि वो मूल निवास के सवाल पर क्या स्टैंड रखते हैं। समिति के संयोजक मोहित डिमरी का आरोप है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इस सीट पर माफियाओं को टिकट दिया, लिहाजा अब ये चुनाव माफिया बनाम मास्टर का हो गया है। वैसे मूल निवास का सवाल और पहाड़ बनाम गैर पहाड़ का मामला, ये दोनों अलग अलग विषय हैं जो अक्सर गड्ढ-मड्ढ होते रहते हैं। इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल ऋषिकेश में टिकट बंटवारे और संघर्ष समिति के फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीटों से इतर अगर मनखियों की बात की जाए तो चुनावी चर्चा में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अरविंद पांडे इन दिनों खूब सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ चपट करके बयान दिए और ये तक कह दिया कि अयोग्य व्यक्ति आज किसी कारण प्रदेश की कमान संभाल रहा है। अब उनका इशारा किस तरफ था, इस बारे में छुयाल शिरोमणि और फसक विशेषज्ञ बताते हैं कि उनका इशारा दो ही लोगों की तरफ हो सकता है। एक तो मुख्यमंत्री धामी जी, जिनके हाथ में प्रदेश की कमान है, और दूसरे महेंद्र भट्ट जी, जिनके हाथों में भाजपा की कमान है। वैसे अरविंद पांडे की जुकड़ी के अरमान इतना भर कहने पर ही नहीं थमे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ धंधेबाजी की वजह से और कुछ भाग्य की बदौलत भाजपा में कई तरह के लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि एक सिंडिकेट चल रहा है जो अवैध धंधों में लिप्त है और जिसे पूरा संरक्षण मिल रहा है। दिनेशपुर सीट के बारे में उन्होंने ये तक कह दिया कि वहां अफीम बेचने वालों के लिए स्पेशली सीट बनाई गई है। अब बाकी बात यह है कि जिन लोगों पर पांडे जी आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के साथ कुछ समय पहले तक वो खूब हंसी ठट्टा लगाया करते थे और उनकी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब तैर भी रही हैं। फिर मार्के का सवाल तो ये है कि पूर्व मंत्री रह चुके और वर्तमान में सत्ताधारी दल के विधायक होने के बाद भी, माफियाओं और अफीम बेचने वालों की पुख्ता जानकारी रखने के बाद भी, सिंडिकेट की पूरी खबर होने के बाद भी अगर वो कुछ भी फरकाने की स्थिति में नहीं है तो और कितना बिजोग पड़ेगा इस राज्य में। जब एक सत्ताधारी विधायक ही प्रदेश में हो रहे कुकर्मों से इतना हताश है तो हम असाड़ू पूसू किससे और क्या उम्मीद लगाएं। ये उम्मीद कुछ और भी टूटती है जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें आरोप लग रहे हैं कि टिकट की बंदरबाट पैसा लेकर की जा रही है। ये वीडियो देहरादून के एक होटल का बताया जा रहा है। इसमें जिस पक्ष को टिकट नहीं मिला उसका आरोप है कि कांग्रेस में पार्षद के टिकट 5-5 लाख में बेचे जा रहे हैं। हालांकि वीडियो में लगाए जा रहे आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात एक ओपन सीक्रेट ही है कि बड़ी पार्टियों में सिर्फ टिकट की ही बिक्री नहीं होती, बल्कि चुनाव जीतने के बाद तो प्रत्याशियों की भी बोली लगाई जाती है, कभी किसी रिजॉर्ट में तो कभी फोन पर ही। ये वीडियो कुछ पुराना जरूर हो गया है लेकिन प्रासंगिक आज भी है, जिसमें भाजपाई हो चुके राजेंद्र भंडारी विधायकों की खरीद फरोख्त के बारे में उचिया रहे हैं। आप खुद ही पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए। वो चाहती है कि पूरे देश में मेरा साम्राज्य हो और कोई ना हो, इसलिए खरीद फरोख्त पर लगी हुई है। जो जितना तोड़ सकता है, जो जितनी बोली में लग सकता है, जितनी बोली लगा सकता है, जितने पैसे में बिक सकता है, खरीदो। तो उन सरकारें तोड़ो और केवल बीजेपी की सरकार बनाओ, ये अभियान चलता है। 2016 में भी हमारी बोलियां लगाई जा रही थी, परंतु हम लोग तो नहीं बिक पाए ना।
हमारी बोली तो लगाई थी पर हमारे कीमत नहीं दे पाए वो, और हम लोग जो कीमत वो बोल रहे थे हमने ठुकरा दिया। हमने कहा हम स्वाभिमानी लोग हैं और ये कीमत पे हम लोग बिकने वाले लोगों में से नहीं है। तो फिर किस लालच में जाते हैं? नहीं तो बाकी विधायक जो विधायक बना हुआ है और वो विधायक अपने सरकार छोड़ करके दूसरे में जा रहा है, तो बिना लालच के जा रहा है क्या? बिना रिश्वत के जा रहा है क्या? ये तो निश्चित बात है कि किसी न किसी लालच में जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वैसे ये ब्रह्म ज्ञान देने के कुछ समय बाद राजेंद्र भंडारी खुद कांग्रेस से जीतकर भाजपा में चले गए थे, वो भी कमाल के नाटकीय अंदाज में। इस नाटक से अच्छा तो देश में ये होना चाहिए कि चुनाव से पहले हमारे नेताओं का आईपीएल जैसा ऑक्शन होने लगे। बड़े कारोबारी जो राजनीतिक पार्टियों को कुलड़े से सपोर्ट करते हैं, सीधे सीधे ही पार्टी खरीद लें और फिर एक एक कर नेताओं की बोली लगा लें। कम से कम जनता को भी पता चले कि किसकी कीमत कितनी लगी और जो काम पर्दे के पीछे हो रहा है थोड़ा पारदर्शी तरीके से होने लगे। वैसे भी जनता के लिए चुनाव सिर्फ मनोरंजन बनाकर रख दिया गया है, तो मनोरंजन में जरा जख्ये का तड़का ही पड़े। उत्तराखंड में तो वैसे भी चुनाव सबसे ज़्यादा मनोरंजन लेकर आता है। यहाँ आए दिन अतरंगी ट्रेंड नज़र आते रहते हैं जो बताते हैं कि राजनीति कैसे लगातार खाडुंजुगिया हो रही है। राजनीति में अमूमन ये होता है कि एक व्यक्ति गांव या वार्ड के स्तर से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है और फिर निकाय से आगे बढ़कर विधानसभा और वहाँ से आगे बढ़कर संसद की राह पकड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसी उल्टंत है कि प्रदेश में विधायक रह चुके नेता लोग नगर निगम और नगर पालिकाओं तक में सीट जपकाते हुए पाए जा रहे हैं। अब भाजपा जुगा हो चुके दिनेश अग्रवाल विधायक रहने के बाद भी कांग्रेस से मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। यशपाल बेनाम विधायक रहने के बाद नगर पालिका का चुनाव लड़ चुके हैं और बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इस बार कोटद्वार से शैलेंद्र रावत प्रगति के इस पथ पर अग्रसर हो चले हैं जो विधानसभा से नगर निकाय की ओर बढ़ रहे हैं। युवा बस पार्टी के झंडे बोखने के लिए हैं, बाकी छोटे बड़े सभी पदों पर सिर्फ मठाधीश विराजमान होंगे और आपस में ही गाते रहेंगे कंडू भोरी धान तुरानी में पदान। वैसे चुनावी फसक से आगे बढ़ते हैं बीते हफ्ते की कुछ अन्य खबरों की तरफ। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें लोगों की जान तक गई। इस बीच एक खबर ये भी आई कि परिवहन विभाग जिन बसों को पहाड़ चढ़ा रहा है उनमें से 55% बसें कंडम हैं और नीलाम करने लायक हैं। इन्हीं बसों के हवाले पहाड़ियों का जीवन है और स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी कि जिला मुख्यालय तक में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। ये खबर देखिए कि हाथ की हड्डी टूटने पर भी उत्तरकाशी से 172 किलोमीटर दूर ऋषिकेश रेफर किया जा रहा है। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने वाली पार्टियां इस बार जब वोट मांगने आएँ तो उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि राम राज्य लाने से उनका आशय कहीं ये तो नहीं था कि पहाड़ की जनता को वो खुद ही राम जी के पास भेज दें। युवाओं की स्थिति प्रदेश में ऐसी हो चली है कि उनकी जवानी के न जाने कितने साल सिर्फ धरना प्रदर्शनों में ही खपे जा रहे हैं। योग शिक्षकों का ही मामला देखिए जो वर्षों से सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ सरकार योग को बढ़ावा देने का दावा करती है और योग के नाम पर कई बाबाओं को तो सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव दे देती है। दूसरी तरफ ये सैकड़ों युवा हैं जो योग शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन से आगे बात आज तक नहीं बढ़ी। उत्तराखंड योग प्रशिक्षित महासंघ का कहना है कि साल 2021 में हुई एक कैबिनेट बैठक में योग शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला हुआ था, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। सरकार बहादुर से हमारी अपील है कि चुनावों से फुर्सत मिले तो उन वादों पर अमल करने के बारे में भी सोचिएगा जो चुनावों से पहले आपने किए थे। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। नए साल की आप सभी को ढेर सारी अग्रिम बधाइयाँ। साल 2025 में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, नमस्कार।